नमस्कार, मैं हूं दीपिका भूटानी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आधे घंटे के इस शो में आज हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सस्ते होम लोन से मोदी सरकार के हर परिवार को घर देने का सपना कैसे पूरा होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रियल एस्टेट में जीएसटी की दरें हुई तय। तैयार फ्लैट्स पर 12% जीएसटी लगाए जाने को मिली मंजूरी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा। 12% जीएसटी लगने से फ्लैट्स की कीमतों में आएगी कमी। 30 लाख रुपए की कीमत वाले फ्लैट्स में 5% की कमी संभव। रियल एस्टेट में बढ़ेगी मांग। और रियल एस्टेट में जीएसटी लागू होने से होम बायर्स हुए खुश। रियल एस्टेट में बढ़ेगी पारदर्शिता। डिले प्रोजेक्ट्स पर टैक्स कंपनसेशन की भी उठी मांग। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इसकी दरें 12% तय की गई हैं। जीएसटी लागू होने से होम बायर्स को टैक्स कम देना पड़ेगा और बिल्डर पर भी टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। लेकिन क्या जीएसटी लागू होने से घरों की कीमतों में कमी आएगी? और क्या बिल्डर टैक्स क्रेडिट का फायदा होम बायर्स तक पहुंचाएंगे? इन सभी मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए हमारे संवाददाता गौरव खोसला ने कोशिश की। आइए देखते हैं। ग्राहकों को फंसाने की चाल है, जीएसटी के नाम पर ठगने की कोशिश। ऐसे बिल्डर से बच के रहना। जीएसटी को लेकर आज जनता भ्रम में है और इसी भ्रम का फायदा उठाने की फिराक में कई बिल्डर्स भी हैं। तभी तो बिल्डर जनता को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें जीएसटी के पहले ही बकाया पैसे चुकाने को कह रहे हैं। बिल्डर ग्राहकों को 1 जुलाई के बाद ज्यादा पैसे चुकाने की बात कहकर डरा रहे हैं। दरअसल देश भर में कई बिल्डर ग्राहकों को चिट्ठी, ईमेल या फोन कर बकाया पैसे 1 जुलाई से पहले चुकाने की बात कर रहे हैं। पैसा नहीं चुकाने पर वो जीएसटी के अनुसार 12% की रेट से ज्यादा पैसा चुकाने को कह रहे हैं। साफ है कि बिल्डर ग्राहकों के बीच भ्रम के हालात बना रहे हैं, जिससे ग्राहक मजबूर होकर बिल्डर की बात मान ले और 30 जून तक बकाया पैसे दे दे। बेशक बिल्डर ग्राहकों को पैसा जल्द से जल्द देने के लिए कह रहा है और इसके लिए वो ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने के नाम पर डरा रहा हो, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स के बाद केवल 12% टैक्स ही चुकाना होगा। वहीं हाल में सर्विस टैक्स, वैट, म्युनिसिपल टैक्स और अन्य टैक्स मिलाकर 15 से 18% टैक्स चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही बिल्डर्स को सरकार ने बिल्डर और बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सीमेंट, स्टील, पेंट्स और अन्य आइटम्स पर टैक्स क्रेडिट की मंजूरी दे दी है, जिससे घर खरीदारों पर वास्तविक बोझ में कमी आएगी। साफ है कि बिल्डर ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं, जीएसटी के नाम पर डरा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीएसटी लागू होना न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि बिल्डरों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। बस देखना ये होगा कि इनपुट क्रेडिट का फायदा बिल्डर ग्राहकों को पास करते हैं या नहीं। गौरव खोसला, जी मीडिया। आज हर कोई जानना चाहता है कि जीएसटी लागू होने के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहां जाएगी, क्या आने वाले समय में कीमतें कम होगी। आज इस सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव तरवार, जो कि सीईओ हैं डीएलएफ के, और हमारे साथ जुड़े हैं नरेटको के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवीण जैन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। राजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जीएसटी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज वो समय आ चुका है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आप क्या देखते हैं? मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक कदम आज़ादी के बाद कभी भी नहीं उठाया गया है। सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अनेकों थे देश भर में, उनके फ़र्क रेट थे, उन सब को एकीकरण करके अब निर्धारित किया गया है कि 12% एक स्लैब रेट होगा इसका, उस पे हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन जो कि बिक्री के लिए है। तो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पे।
कि जो दाम हैं वो कम होंगे दो कारणों से। एक तो क्लैरिटी हो गई कि कितना एक ही टैक्स होगा और उसकी क्या दर होगी। दूसरा ये कारण कि जैसे प्रोत्साहन मिलता है कि घरों की संख्या, ऑफिसेस की संख्या जो कि बिक्री होते हैं वो बढ़ेगी, तो सप्लाई जैसे ही मार्केट में अधिक होगी उतने ही दाम न्यूनतम रहेंगे। तो मेरे विचार में ये जो जीएसटी काउंसिल है, केंद्रीय राजस्व के सचिव हैं या केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है और हम लोगों ने नैरेडको की तरफ से विशेषज्ञों से मिलकर उनकी राय लेकर जो पेपर प्रेजेंट किया था कि किस किस तरह के टैक्स लगते हैं और हम पे कितना प्रभाव पड़ता है, हम पे कितना बोझ पड़ता है, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए एक जो दर निर्धारित की है 12% की, जिसमें कि ज़मीन के दाम भी इंक्लूड होंगे और जितने भी इनपुट क्रेडिट हैं, इसका मतलब कि जितना भी और जितनी कमोडिटीज़ लगती हैं उन पे भी जितना टैक्स दिया हो वो भी उसमें सबस्यूम होगा। तो ये दो कारण से जो निर्धारित रेट किया गया है वो सबसे अक्लमंद और इस बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा देने में सफल रहेगा। जी मीडिया ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ बिल्डर्स अपने होम बायर्स को ईमेल के ज़रिए ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप 30 जून तक अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी रेट लगेगा 12% जो दर डिसाइडेड की गई है। सर, कैसे इस चीज़ को एक होम बायर टैकल करे? बिल्डर का ये काम कितने हद तक सही है और इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? नहीं, बड़ा आसान है ये तो, क्योंकि जो बिलिंग की जाएगी और जो इमारत बनाई जाएगी 1 जुलाई के बाद, उसी पे ये लग सकता है, उसके पहले का नहीं। तो इसलिए मेरे विचार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ग्राहकों के माइंड में और उनको संतुष्ट रहना चाहिए कि कोई ऐसी गड़बड़ की नहीं जा सकती, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पहले का लिया हो और उसको बीच में कंज्यूम भी करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लें और उस पर चार्ज भी करें टैक्स। ऐसा होगा तो अथॉरिटीज़ पकड़ के उनको नाप लेंगी। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से 12% की दर रखी गई है, इससे बिल्डर्स को कैसे फ़ायदा मिलेगा और जो भी फ़ायदा बिल्डर को मिलेगा वो होम बायर्स तक कैसे पहुँचेगा? देखिए, 12% की जो दर रखी गई है उसमें बिल्डर को डायरेक्टली तो फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होगा, बायर को भी नहीं होगा, एंड यूज़र को भी नहीं होगा, बट सिंप्लिसिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। पहले अलग अलग राज्यों के, जैसे तलवार साहब ने बताया, अलग अलग टैक्सेस थे। वैट कोई राज्य कुछ चार्ज करता था, कोई और राज्य कुछ चार्ज करता था, मल्टीपल टैक्सेस थे। आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे राज्य से इंपोर्ट करते हैं, तो पहले अलग टैक्स देना पड़ता था, अपने राज्य में आने के बाद दोबारा टैक्स देना पड़ता था। वो सिंप्लिसिटी आने की वजह से एक टैक्स होगा पूरे देश में, कहीं से भी आप माल मंगा लीजिए, सस्ता माल है तो भी एक ही वही रेट है, अगर आप लोकली खरीदते हैं तो भी वही रेट है। तो वो आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और उसका जो बेनिफिट थोड़ा बहुत जो डेवलपर्स को होगा वो डेवलपर आगे एंड यूज़र को पास ऑन करेंगे। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमने देखा है कि 12% एक दर बिल्कुल निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इससे पहले जब एक बिल्डर वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता था तो उसको 12% एक टैक्स देना पड़ता था। रॉ मटेरियल के ऊपर 18% से 28% तक टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं इन सब चीज़ों को जोड़ूँ तो एक 12% जो दर है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे तो क्या पड़ेगा? अगर वो टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो टैक्स कम हुए हैं, होम बायर्स तक कैसे पहुंचेगा? होम बायर्स उसको कैसे ले सकते हैं? अगर एक आम आदमी समझना चाहे, अगर मैं आज एक घर खरीदना चाहता हूँ या रेडी टू मूव में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो उसको टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? आप कह रहे हैं कि 28% रेट पे भी कोई चीज़ें उसमें लगती हैं या 18 पे लगती हैं, कोई भी रेट हो, वो जो दाम जो होगा पूरा उस घर की बिक्री का, उस पे आप खरीदार से या बायर से 12% से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा पहुंचेगा ही, पर वो जो टैक्स जो पे किया गया है वो उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है तो जो आपने टैक्स ज़्यादा पे किया गया हो उसमें फ़ायदा होगा डेवलपर का भी कि हाँ, उतना टैक्स आपने बीच में बिल्डअप कर दिया और टोटल प्राइस में वो आ गया। सर, अगर जिस तरह से
अभी भी कई बातों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अफोर्डेबल होम्स में बात की जा रही थी, 30 स्क्वायर मीटर को लेकर बात की जा रही थी। अभी भी कई चीज़ें ऐसी है जिसकी क्लैरिटी आनी बाकी है। वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे अभी भी बिल्डर चाहता है कि उस पर क्लैरिटी हो, या उसको कुछ अबेटमेंट मिले, या होम बायर्स को कई चीज़ों को लेकर अबेटमेंट चाहिए? वो कौन कौन से पॉइंट है जो आम जो होम बायर्स है, ताकि उसको सारी चीज़ समझ में आ सके? जैसे सर्विस टैक्स नहीं था पहले उस पे अफोर्डेबल हाउसिंग पे, तो ये भी कम किया जाए। परंतु जो सामग्री या जो सामान एक अफोर्डेबल होम बनाने में लगता है उस पे टैक्सेस पे होते हैं, तो वो तो ज़रूर होंगे इंक्लूड पूरे जो दाम हैं। तो इसलिए अभी तक उस पे जो स्कीम निकलेगी उसको अभी तक मेरे ख्याल पहले ये किया गया है कि पूरी जो टैक्स पॉलिसी है वो अनाउंस की गई है। अब हर एक स्कीम पे ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की जो जीएसटी काउंसिल है वो मिल के इसका उपाय ढूंढेंगे। जीएसटी में सबसे बड़ी एक अहम कड़ी है, वो है होम बायर्स। आइए आपको बताते हैं कि होम बायर्स का क्या नज़रिया है जीएसटी पर। सर, जीएसटी 1 जुलाई से आ रहा है, आपको क्या लगता है जीएसटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव ला पाएगा? सबसे बड़ा पॉइंट ये है होम बायर्स का, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 6-6 साल हो गए उनको, अभी समझ में नहीं आ रहा। उनको 2 साल की टैक्स रिलीफ की कंसिडरेशन जरूरी की जाए। आपको लगता है कि ये सही समय है फ्लैट खरीदने के लिए? जीएसटी के साथ मुझे तो नहीं लगता कि होम सस्ते होंगे। अगर आप देखेंगे 12% ऑलरेडी इफेक्टिवली अगर हम देखें हमारे ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा। 12% ये है, अबेटमेंट अभी नहीं डिसाइड हुआ है, ईएमआई है, ईएमआई पे भी जीएसटी लगेगा, होम रेंटल है, होम रेंटल पे भी जीएसटी लगेगा। अगर आप सबको कंबाइन कर दो तो 16, 17, 18% तक हम सर्विस टैक्स पे करेंगे, जो कि अभी आपको लगता है कि सस्ता नहीं होने वाला? नहीं होने वाला। अच्छा, आप टैक्स हॉलिडे की अगर बात करें तो आपको लगता है कि टैक्स हॉलिडे को लेकर कुछ है इस जीएसटी में? अभी तक तो कोई भी कमेंट आया नहीं है कि टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग पे। अगर ये गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है तो ज़रूर रियल एस्टेट पे जहाँ पे प्रोजेक्ट फंसे पड़े हुए हैं वहाँ पे ज़रूर रिलीफ आएगा, होम बायर्स को कॉन्फिडेंस होगा। और जो लोग फ्रिंज सिटर्स हैं जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में ट्रस्ट खत्म हो गया, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है आने के लिए, रिवाइवल के लिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरे हिसाब से जीएसटी में जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। क्या आपको लगता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फ़ायदा जो डेवलपर्स को मिलेगा, क्या वो आम बायर्स तक पहुँचने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। बिल्डर्स ऑलरेडी, अगर आप अब देखो, हम ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं बिल्डर के साथ। हमें इतना भी नहीं पता कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस टैक्स जो पे किया है बिल्डर ने, वो गवर्नमेंट को किया भी है कि नहीं किया है। तो अब वी आर स्टिल फाइटिंग कि वो हमें रिटर्न किया जाए, जो कि पिछले सुप्रीम कोर्ट का केस था। जब उन्होंने बोला सर्विस टैक्स रिफंड होगा तो वो रिफंड किया, हमें वो भी नहीं पता उन्होंने पे किया है नहीं किया है। तो जो भी प्रॉफिट है और जो भी बेनिफिट बिल्डर को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि वो कंज्यूमर तक आएगा। सर, होम बायर्स का ये कहना है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है और जीएसटी के प्रावधान में, उसमें होम बायर्स को टैक्स कंपनसेशन मिलना चाहिए। जिनके जो प्रोजेक्ट्स है, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स है 5 से 7 साल चल रहे हैं, वो चीज़ हम कैसे जीएसटी से रिलेट कर सकते हैं? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि थोड़े दिन पहले ही रेरा आया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जो है, उसमें ये सारा कंपनसेशन उसमें लोगों को मिल ही रहा है। जहाँ 5 साल डिले है या 7 साल डिले है, वो सारे प्रावधान रेरा के अंदर रखे गए हैं और उसका जो कंपनसेशन है वो भी इसमें डिसाइड किया गया है। सर, रेरा और जीएसटी, मुझे लगता है कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जो आने वाले समय में ऐसा चेंजेस लेके आएगा कि हर बंदा ये कहेगा कि मुझे रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सर, अगर रेरा और जीएसटी दोनों को मिला के देखा जाए तो आप आने वाले 5 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? नहीं जी, मैं ये देखता हूँ कि ट्रांसपेरेंट हो जाए इंडस्ट्री, अकाउंटेबल हो जाए, जितनी मात्रा में घर बनते हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में बने, तो हर एक आदमी ये नहीं कि वो उसमें हिस्सेदार बनना चाहे बल्कि खरीदार बनना चाहेगा, क्योंकि हर एक परिवार का, हर एक व्यक्ति का यही स्वप्न रहता है कि एक घर ऐसा हो जो मेरा अपना हो, जिसमें अपने परिवार को सुखी रख सकूं, और वो सपना ज़रूर पूरा होना चाहिए। प्रवीण जैन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जीएसटी 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, लागू हो रहा है। सर, आज भी एक सवाल सबके मन में है कि क्या कीमतें कम होंगी? अगर होंगी तो कितनी कम होंगी, ताकि एक आम आदमी का सपना, जो घर का सपना होता है, वो पूरा हो सके? देखिए, जीएसटी आने के बाद जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसकी कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि टैक्स तो पहले भी था, टैक्स आज भी है। सिर्फ ये है कि
मल्टीपल टैक्सेस को जोड़ के एक टैक्स बना दिया गया, तो उसमें कोई टैक्स में फ़र्क नहीं आया कहीं पर भी। तो कीमतें तब कम होती अगर रियल एस्टेट के अंदर जो हमने जो कैलकुलेशन पीछे जो करवाई थी जो विशेषज्ञों से, वो 10.5 और 11% के आसपास आता था, अब 12% हो गया। अगर वो 10.5 की जगह 5% रह जाता तब तो मैं मानता कि कीमतें कम आएंगी। जब टैक्स का स्ट्रक्चर उतना ही है, स्लैब उतना ही है, अगर टैक्स कम नहीं हुआ तो कीमतें कैसे कम आएंगी? अल्टीमेट वो जो पहले कीमतें वही रहेंगी जो पहले थी, बट ये है कि वो सिंगल टैक्स हो जाएगा, पहले मल्टीपल टैक्सेस थे। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने आपको बताया कि जीएसटी का इम्पैक्ट आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कैसे देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि बैंक की होम लोन दरों में कटौती होने से रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा और बड़े सेगमेंट में कितनी मांग बढ़ेगी। आज हम आपको बताएंगे कि होम लोन दरों में कटौती होने से मोदी सरकार का हर परिवार को घर देने का सपना कैसे पूरा होगा। इस मुद्दे पर हमारे फीचर एडिटर अभिषेक तिलांग ने एक्सपर्ट्स की राय ली, दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। बिल्डर्स भी अब समझ चुके हैं कि आने वाला समय अफोर्डेबल होम्स का है। सस्ते घर बनाने वाले बिल्डर्स के लिए ये बेहतरीन समय है कि सस्ते घर बनाकर अच्छा मुनाफा तो कमाया ही जाए, साथ में मोदी जी के सपने को भी पूरा किया जा सके। इसी मौके को भुनाने के लिए बिल्डर्स दिल्ली एनसीआर में ही करीब 1 लाख अपार्टमेंट्स अगले 2 साल में बनाने की कोशिश में हैं। सबको घर उपलब्ध कराने के सरकारी वादे के तहत बजट में सस्ते किफायती घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है और इसके तहत बिल्डर्स को सस्ता कर्ज भी मिलेगा। वहीं बैंक भी सस्ते होम लोन देकर अफोर्डेबल होम्स की मांग को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एसबीआई के बाद देश के दूसरे बैंकों ने लोन की दरों में कटौती की थी। अब सवाल ये है कि क्या होम लोन की दरों में कटौती से सरकार का अफोर्डेबल होम्स का सपना पूरा होगा या अभी भी और कदम उठाने की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त आकाश और ऋषि ये दो जानकार जुड़े हुए हैं। तो आकाश, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सरकार ने अफोर्डेबल होम्स की मांग को बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें कर रही है सरकार, पर क्या आपको लगता है कि बैंकों के ये जो कदम उठाए हैं उनसे अफोर्डेबल होम्स के मार्केट में थोड़ी तेजी आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए इसका जो मेजर इम्पैक्ट आया है और हमारे डेटा के हिसाब से भी, जैसे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें भी अगर हम डेटा में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर आया है। क्योंकि एक तो एलिजिबिलिटी बढ़ गई है बायर्स की लेने के लिए, उनको काफ़ी सब्सिडीज़ मिल रही हैं, एक तरह से इंटरेस्ट फ्री काइंड ऑफ होम उनको मिल रहे हैं। अगर हम पिछले क्वार्टर का भी अगर हमारी रिपोर्ट के हिसाब से डेटा देखते हैं तो तकरीबन 30 से 31% इजाफा अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि 25 लाख से कम वाले घर हैं, उसमें इजाफा हुआ है। तो एक तरह से एक पॉजिटिव मूवमेंट पिछले तीन महीनों में ही हमें देखने को मिल रहा है। अभी तो लंबा समय है और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर गवर्नमेंट और भी इनिशिएटिव आई थिंक ले सकती है। ऋषि, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अफोर्डेबल सेक्टर, चूँकि रेरा भी लागू हो रहा है और उसके कारण से भी काफ़ी अफोर्डेबल हाउसेज आएंगे, तो ऐसे में इस वक्त अफोर्डेबल हाउसेज जो हैं वो उनको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग इंसान की करनी चाहिए? ज़्यादा डिमांड किस तरफ आपको लगती है? ज़रा अफोर्डेबल में रहेगी या जैसे जो एक कन्वेंशनल? हाँ, दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जब मार्केट में तेज़ी नहीं रहती तो इन्वेस्टमेंट में खरीदने वाले में थोड़ी सी कमी आ जाती है, बट एंड यूज़र एक अलग आदमी है। एंड यूज़र है कि जिसकी अभी नौकरी लगी, उसने कुछ कमाना शुरू किया और वो रेंट पे चला गया, उसकी शादी हो गई, उसे अब घर चाहिए। ये सेगमेंट बनता रहता है। अब जब ये सेगमेंट बनता है और इंडिया में अभी भी जॉब ग्रोथ है और लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ रहे हैं, पहली नौकरी होती है, उसमें उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में घर खरीदना एक ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि नौकरी पहली है, 50,000 से 60,000 इनकम है, उसमें वो 20-25 लाख का घर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस तरफ डिमांड हमेशा ज़्यादा रहने वाली है। मैं आपसे एक आपके डिस्कशन से मेरे दिमाग में एक सवाल आया। ये बताइए कि आज की तारीख में घर खरीदने के लिए जिस तरीके से हम लोगों की इनकम हो रही है, बढ़ रही है, जैसा मार्केट चल रहा है, सही एज क्या होती है होम लोन में इन्वेस्ट करने की? देखिए, हमने जब ये पाया कि कस्टमर कितना कमा रहा है, अगर उसकी इनकम हस्बैंड और वाइफ दोनों की मिला के और वो रेंट दे रहे हैं, अगर उसके रेंट ना देते हुए अगर उसके वो 8-10 हज़ार की EMI ऐड भी कर लें तो एक एसेट भी बन जाता है। एज हमने ये पाया है 28 से 32 साल एक सही उम्र है, क्योंकि उसको ये 20 साल तक निभाना है।
या 15 साल तक निभाना है, उसके ज़्यादा जाएगा तो खर्चे बढ़ेंगे। और अभी 28 साल में उम्र में जितना जल्दी घर खरीदे बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में खर्चे और बढ़ते हैं, फैमिली मेंबर ऐड होता है, क्योंकि आपकी इनकम का 30 से 40% हिस्सा एक होम लोन की EMI में जाएगा। यहाँ पर मोदी सरकार जो है, उन्होंने, हमारे PM मोदी का सपना है कि भाई 2022 तक हर किसी को उसका खुद का एक घर मुहैया हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये मोदी जी का ये जो वादा है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इस मिशन को पूरा करने के लिए रेडी है? कितने प्रयास हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं, या और क्या और एक्स्ट्रा कदम उठाने की जरूरत है जिससे रियल एस्टेट इस मिशन को पूरा करने में अपना 100% एफर्ट लगा सके, फिर चाहे वो सरकार की तरफ से हो, रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से हो, एसोसिएशन की तरफ से हो? देखिए, अगर हम सरकार की तरफ से देखते हैं तो सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, उन्होंने काफ़ी स्कीम्स लगाई हैं। इवन PPP मॉडल के अंदर भी वो काफ़ी अपने अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आ रहे हैं। परंतु अभी जो प्रॉब्लम आ रही है कि प्राइवेट डेवलपर क्यों अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर थोड़ी लिमिटेड अपनी सप्लाई लेके आता है, उसका कारण है कि जो जगहें या जो लैंड अवेलेबल है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, या तो वो शहर से काफ़ी दूर जाकर है, और अगर शहर के बीच में है या शहर के पास में है तो उसका लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ज़रूरत ये है कि या तो आप अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप कीजिए कि जो दूर की लोकेशंस हैं वो उसमें कनेक्टिविटी अच्छी हो, और जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर कनेक्टेड उस एरिया से रह सकें। तो आई थिंक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश करने के लिए या बूस्ट करने के लिए। या दूसरा सुझाव ये हो सकता है कि गवर्नमेंट लैंड बैंक्स लेके आए जो शहर के पास में हो, और वो बिल्डर्स को दे, ताकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्डर उस लैंड पार्सल के ऊपर बना सके। अगर बिल्डर मार्केट से खरीदने जाता है लैंड और उसके ऊपर डेवलपमेंट करता है तो आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये एक ऐसा सवाल है सच में कि जो हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए होम लोन लेना चाहे या खुद के घर के रहने के लिए होम लोन लेना चाहे। बट चलिए, अभी शो में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।